आज की कहानी है हरभजन सिंह मेहरोत्रा की ए जिंदगी तुझे सलाम। सुनिए वैदेही के स्वर में। प्रस्तुत कथा एक औपन्यासिक कथा है। बदहवा सी रूपा बाहर निकल आई। बीबी जी, वो पगलिया का बच्चा भया है। बेचारी बेसुध परी है, कोई मदद खातिर भी नहीं है। शर्माएं कुछ बड़बड़ाई, फिर मुंडी हिलाते अभी लाई, जरा ठहरो। रूपा दोबारा पगलिया की झोपड़ी में घुस गई। पगलिया शांत और निश्चल थी और बिटर बिटर रूपा को ताक रही थी। रूपा बच्ची संग कुछ इस तरह व्यस्त दिख रही थी जैसे वह इस बच्ची की कोख जाई हो। बच्ची रो रही थी। दो एक औरतों ने उसे दूध पिलाने की सलाह दी। उसे भूख लगाई होगी, चिड़ियों जैसी तो भूख होती है इनकी। रूपा ने झट से बच्ची को गोदी में उठा लिया और हिलाते हिलाते उसे पुचकारने लगी, लेकिन वह चुप नहीं हुई। जरूर उसे भूख लगाई होगी, अब क्या करे, विमूढ़ बनी सोचने लगी। लेकिन जल्दी ही नीचे बैठ सो रही पगलिया के सीने से बच्ची को लगा उसकी धोती के मैले पड़े आंचल से ढक दिया। बच्ची को दूध पीते देख रूपा को महसूस हुआ यह पगली नहीं, स्वयं वह उसे दूध पिला रही है। वह मातृत्व सुख के एहसास से भर उठी। भाभी, यह किसका बच्चा उठा लाई? रूपा को नवजात शिशु उठाए देख उसके पास आते हुए आरती ने कहा। रूपा निहाल हो जाने वाली नजरों से बच्ची को देखते हुए बोली, हमार बिटवा है। बच्ची भी अपलक रूपा को देखे चली जा रही थी। अरे वाह, बच्ची तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, नीली नीली। देखो भाभी, आरती चहकी। नजराओ नहीं। रूपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था नए जन्मे बच्चे को कैसे संभालना है। जो अवसर उसे मिला था उसने इतना वक्त ही नहीं दिया था कि वह कुछ जान समझ सकती। बच्चों के चले जाने से वह और ज्यादा वहमों से घिर गई थी। उसे लगता रहता अगर वह वैसा न करती तो बच्चा खत्म न होता, ऐसा न करती, उस तरह से करती तो उसका अपनी बच्ची जी जाती। पटरी पर मिलने आने वाली जितनी औरतें उसके पास आती कुछ ना कुछ गलती निकाल कर रूपा के बच्चे की मौत का दोषी उसे ही ठहरा जाती। अब जब उसकी झोली में एक बच्ची आ गिरी है तो उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। वह झटपट झोपड़े से बच्ची को उठा लाई थी। बच्चे की बात अभी उसके खसम को भी नहीं पता थी। सुबह पी कर झगड़ा करता रहा था रूपा से। फिर रूपा के काम पर चले जाने के बाद भी वह नशे की झोंक में कहीं खिसक गया। रूपा जानती थी शाम परे ही कलुआ लौटेगा। अगर बाहर से पीकर आया तो बच्ची को देख न जाने क्या हंगामा कर दे। नशे में नहीं हुआ तो समझा बुझाकर शांत किया जा सकता है। वैसे कलुआ सामान्य हालत में कोई बेजा हरकत नहीं करता। किसी ने शांत भाव से कहा, बड़ा अच्छा किया रूपा ने पगलिया के बच्चे को लेकर। उसके पास तो मर ही जाना था उसे, पर है तो नाजायज, न जाने किसका पाप। बाबू राम की मेहरारी ने कहा। राम राम, एक औरत अपने कानों में हाथ लगाते बड़बड़ाई। धीरे धीरे लैनिया में बसी पूरी बस्ती में यह खबर फैल गई कि रूपा ने पगलिया की संतान को गोद लिया है। हराम की संतान, बाप कौन? कोई भिखारी शराबी जिसे पगलिया के अलावा कोई दिखाई नहीं। किसी मनचले ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या पता कलुआ का ही बच्चा हो। कुछ लोगों को इस प्रकरण में रूपा के मिली भगत का होना भी तय लगा। रूपा का बच्चा तो बचता नहीं है, चलो दूसरी औरत के बच्चा जनाकर बाद में अपने पास रख लेंगे। कोई दूसरी औरत तो इस काम में तैयार भी ना होती तो पगलिया से अच्छा विकल्प और कौन हो सकता था। फिर भी रूपा दुश्चिंताओं से घिरी रही। यह बात और है कि बच्ची को पा जाने की खुशी भी उसके अंतर में सवार थी। पक्की लिखा पढ़ी हो जाने पर बच्ची को कोई छीन नहीं पाएगा। हालांकि पगलिया की तरफ से तो कोई दावा करने वाला था नहीं। खुद पगलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था बच्ची के रहने न रहने से। वैसे भी बार बार बच्ची को दूध पिलाए जाने से पगली आजिज आ गई थी। वैसे कलुआ के पीछे सारा दिन घर में क्या हुआ इससे वह बिल्कुल अनजान ही था। फिर
अब वह अभी घर भी नहीं पहुंचा था। कलुआ के आने पर होने वाले बवाल की चिंता रूपा को बराबर हो रही थी। बच्चे के बारे में कलुआ को भी नहीं मालूम। आने पर देखो क्या करता है। सुभद्रा भी चिंतित लगी। यह बच्चा किसका है, कहाँ से आया? कलुआ की आवाज उसके कानों को भेदती कलेजे में जाकर धंस गई। स्वर सामान्य तो नहीं कहा जा सकता था। सुबह हुए झगड़े की तुर्शी अभी कायम थी। रूपा ने धड़कते दिल से कहा, वो पगलिया का बिटवा है जिसे हम ले आए हैं। क्या? कलुआ दहाड़ा। न जाने किसका पाप है। नहीं, हम नहीं रखेंगे। हाथ हवा में उठाते कलुआ ने अपना दो टूक फैसला सुना दिया। हम रखेंगे, दबी जवान से रूपा बोली। सुभद्रा को आंखों के इशारे से आरती के बप्पा को भेजने के लिए मनुहार की। चुप कर नास पीटी। रूपा की घिग्गी बंद गई। फिर धीरे से बोली, जानवर भी पालते हैं, उनसे क्या मोह नहीं होता? हम इसे रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पगलिया को कुछ होश नहीं, बच्चिया को कुछ हो गया तो हम पाप में मर जाएंगे। कौन तो का देखन परी, हम संभाल ले बा। कलुआ को बाहर से ही पता चल गया था कि उसके घर में पलने वाला बच्चा लड़का लड़की नहीं बल्कि हिंजड़ा है। उसे रह रहकर रूपा पर गुस्सा आ रहा था। हिंजड़े को गोद लेने से होने वाली जगहसाई से कलुआ शर्मसार हो आया। उसे लगा लाइनिया पर खड़े या आ रहे जा रहे लोगों की नज़रों में वह उपहास का पात्र बन गया है। पहले तो कलुआ को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। दरअसल आग बबूला हो जाने की स्थिति में उसके मुंह से निकलने वाले शब्द बेतरतीब हो अपना प्रवाह खो बैठे थे। कुछ बोल नहीं पाया तो रूपा पर दहाड़ते हुए उसे आतंकित करने की कोशिश की। चौंक कर सिमट गई रूपा। कलुआ पर नजर गई। उसे जान से मार देने जैसी भाव भंगिमा में दिखा। गनीमत रही कि हाथ में कुछ नहीं था, नहीं तो खींच कर मार ही देता। क्रोध से उसका बदन थरथराने लगा और वह और भी ज्यादा हमलावर हो सकता था। जोरों से चीखते हुए कहा उसने, अरे कुतिया कहेगी, अभी तक छोड़कर नहीं आई इस हराम के पिल्ले को। अगर खैर चाहती हो तो अभी के अभी इसे पगलिया के पास छोड़ के आ। नहीं, कहते हुए रूपा ने झट से बच्ची को पकड़कर सीने से लगा लिया। ये हमारी बेटी है। रूपा की निडरता देख कलुआ भौंचक्का रह गया। उसे पल भर तक यही समझ नहीं आया कि रूपा ने उसका विरोध किया तो कैसे। जरूर उसे कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन ब्रकुटी तनी रूपा की मुखाकृति देख विद्रोह की भाषा वह साफ साफ पढ़ पा रहा था। जो कभी नहीं हुआ वह आज होगा इस घर में, बगावत। कलुआ को लगा रूपा बाहें उठाकर उसकी तरफ दौड़ती आ रही है। इससे पहले कि वह सहम जाने की स्थिति में आता, ठहर रंडी, तेरा भरम अभी दूर किए देते हैं, कहते हुए वह रूपा पर झपट पड़ा और एक कंटाप रसीद कर दिया। रूपा घुटी हुई चीखों के साथ एक तरफ लुढ़क गई। गनीमत थी उस तरफ तखत पड़ा था, उसका सहारा पाकर गिरने से बच गई। लेकिन बच्चे के लिए यह जोरदार झटका था। वह जोरों से रोने लगी। इससे मन नहीं भरा तो रूपा की कमर में एक लात जमा दी। रूपा की गुहार मिली चीत्कार छोटे से कमरे की दीवारों से सिर फोड़ती हुई खुली हवा में जाकर कलुआ की बेरहमी का डंका पीटने लगी। आरती और उसकी मां सुभद्रा दौड़ते हुए रूपा की खोली में पहुंची, लेकिन कलुआ का विभत्स चेहरा देख सहम कर चौखट पकड़ वहीं काट हो गईं। इधर उधर के घरों की दो तीन औरतें और मर्द भी तमाशाई बनकर खड़े हो गए। कलुआ हाँफ रहा था। उसके हाथ में बच्ची आ गई थी जो एक ही आवृत्ति से रोए चली जा रही थी। रूपा से जिस अंदाज में कलुआ ने बच्ची को घसीटा था कि जान पड़ा अभी पटक देगा जमीन पर। कल्पना मात्र से सिहर उठी थी। रूपा और विलाप करती चिल्लाई थी, मेरी बेटी। और जैसे ही वह बच्ची को पकड़ने के लिए कलुआ की तरफ लपकी थी कि संतुलन खो बैठी और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। हाय दैया, बिलबिला उठी थी दर्द से, लेकिन लोगों की दयनीयता संवेदनहीनता सी मजमा देखने में गर्क थी। पर हठी रूपा ने भी बच्ची को अपने से अलग न करने की ठान रखी थी। औंधे मुंह गिरी उसने
बाहें लंबी कर घर की दहलीज फांद रहे कलुआ की टांगे पकड़ ली। रूपा के सब प्रत्याशित हमले से वह गिरने को हो आया। छोड़ हरमजादी। कलुआ के मुंह से झाग उफन आए थे। उसके थूक के छींटे पास में खड़ी सुभद्रा के चेहरे पर जाकर गिरे थे। घिनाती हुई वह पीछे सरकी थी। अपनी माँ को पीछे हटते देख आरती भी जल्दी से पलटकर अपने दरवाजे पर जा खड़ी हुई। मार दोगे क्या? जाहिर था कि कलुआ को बोलने में तकलीफ महसूस हो रही थी, पर रियाती चीखती रूपा कह रही थी, हमार बेटवा का तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, मेरी बच्ची मुझे दे दो। चल कुतिया। कलुआ ने जोर से अपना पैर झटक कर रूपा के पंजों से छुड़ाया, पर रूपा ने दूसरी टांग अपने दोनों हाथों से जकड़ ली। आरती के आंसू बह रहे थे। उसकी दशा देख सुभद्रा ने उसे घर के अंदर भेज बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसी उधेड़ बुन में तमाशा देखती खड़ी रह गई। कुछ भी कर गुजरने की गरज से रूपा का जूता पकड़कर पूरे जोर से घसीटा। रूपा दर्द से छटपटा उठी। कलुआ को ऐसी दुर्गत नहीं करनी चाहिए अपने औरत की। आरती की माँ बाबू राम की मेहरारू की ओर देखती हुई बोली, का करे, ससुरी मान ही तो नहीं रही है, हिजड़ा पालने का शौक चढ़ा है। लेकिन रूपा के घर का मामला कुछ अलग हटकर था। मामला बच्चे का था जो एक हिजड़ा था। कोई पढ़ा लिखा सा अपने आप को समझने वाला अपनी ही राय पर मोहर लगाता बोल रहा था, पहली बात तो यह, इसे हिजड़े ही ले जाएंगे। एक तो उनकी बिरादरी को बिलोंग कर रहा है, दूसरा बच्चा भी अभी किसी और का। बिना लिखा पढ़ी के दूसरे के बच्चे पर अपना हक जमाने का नतीजा रूपा भाभी नहीं जानती है। जेल हो सकती है इसे, और लिखा पढ़ी भी तो नहीं हो सकती जब तक दूसरा तैयार ना हो जाए बच्चा देने के लिए। वो बेचारी पगलिया जिसे दीन दुनिया की खबर नहीं, जबरदस्ती उसका बच्चा कब्जे चली जा रही है। अरे भैया, हिजड़े को गोद लेते भी कभी सुना है? कोई औरत कह रही थी। रूपा तो पगला गई है, मोह है बहनी, एक औरत बोली। क्या अपना बच्चा न हुआ? मेहरारू की बाबू राम ने तर्क रखा। अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाला बोल पड़ा, मोह तो जानवर से भी हो जाता है, यह तो आदमी का बच्चा है, आदमी तो नहीं है। कोई नई उम्र का लड़का बोला। कलुआ तब तक अपना पांव रूपा के गिरफ्त से छुड़ा चुका था। रूपा भी फुर्ती से उठ खड़ी हुई और कलुआ को पीछे से जाकर पकड़ लिया। पूरी रात उसकी अनिद्रा में बीती। किसने क्या कहा उसे मालूम नहीं, पर उनके मुंह से निकले शब्दों की चोट का दर्द अभी भी उसे साल रहा था। दूसरी तरफ यह सोच भी बराबर उसे मथे जा रही थी कि जो बच्चा उसकी कोख जाए नहीं है, फिर क्यों इतना बवाल करने में वह आमादा हुई पड़ी है। बच्ची से उसका मोह अत्यधिक भावुकता का नतीजा है। लगता है कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। उसकी इस तरह की दलीलें उसे बच्ची के और नजदीक ले आती। वह दो चित्ती में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। पगलिया के पास बच्चे को छोड़ने का मतलब उसे मौत का निवाला बनाना था। अगर उसकी बिरादरी वालों को दे दिया तो सारे हाथ पैर जोड़कर लोग कहेंगे, हिंजड़ों के साथ किस खातिर नफरत। देखो रूपा, रोने देने से कोई फायदा नहीं। गैर बच्चे के लिए अपने आदमी से भी झगड़ा फसाद। जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा फिर इसका क्या करोगी? शाम को रिक्शा लेकर कलुआ घर लौटा तो दरवाजे पर ताला लटका देख उसका माथा ठनका। कहाँ चली गई ससुरी? उसे हैरानी हो आई। इस समय तो कहीं नहीं जाती। दरवाजे पर सूझता खड़ा रहा। तभी पीछे से आरती की अम्मा की आवाज सुनाई दी, ये चाबी दे गई है सुबह काम पर जाते समय, पर तब से लौटी नहीं। हमने आरती के पप्पा को पगलिया के पास भेजा था, पगलिया तो मिली नहीं। रूपा और बच्चा कोई नहीं था। पगलिया से पूछे होते, कलुआ ने कहा। सुबह से गई अब तक नहीं लौटी, कहाँ जा सकती है? इसी उधेड़ बुन में बेचैनी से दरवाजे के आगे चहलकदमी करने लगा। शाम गहराने लगी। आस पड़ोस में रूपा के दोपहर तक लौट कर न आने से औरतों में बेचैनी भरी बातचीत जरूर हुई थी। बाबूराम की मेहरारू कह रही थी, कहीं मायके ना निकल गई हो।
मायका उसका शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 1-1.5 घंटे का सफ़र ही तो था। वैसे रूपा के अभी तक घर लौटने न लौटने के से कयास तो लोगों ने लगा ही लिए थे कि बच्ची ज़रूर उसके पास होगी, तभी तो आई नहीं है। लेकिन है कहाँ? सवाल की अहमियत अपनी जगह बनी हुई थी। किसी ने बच्ची सहित नहरिया में कूदकर जान देने की घोषणा कर दी। पुलिस में खबर लिखवाने की तजवीज़ भी पेशकश कर दी। वह स्यापा करने वाली औरतों की तरह अपनी ही लानत मनानत करने लगा। किसी ने कहा, एक लड़के को कलुआ के ससुराल भेजो, कहीं अपनी महतारी लगे न चली गई हो। ज़्यादातर लोगों को यह बात जच गई। फौरन रूपा के मायके सरसौल 2 लड़कों को रवाना किया गया। अपने को वहाँ के लोगों से हटकर समझने वाला आदमी आते ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने पर जोर देने लगा। 2-3 लोग उसके साथ चौकी पर दौड़ने गए देने लगा। रूपा के यूं घर छोड़कर चले जाने से धीरे धीरे लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हो गया। वैसे रूपा का बच्चे समेत गायब होना भी कम हैरत अंगेज नहीं था। हमें यह बताओ, कोई सोचने लगा, हिंजड़ों की बस्ती कहाँ है? कहीं वह वहीं ना चली गई हो और बच्चे के मुंह से रुक गई हो। लड़के को कलुआ की बात तर्क संगत लगी, पर उसकी बस्ती की जानकारी उसे भी नहीं थी। दोनों वापस हो लिए, बल्कि लड़के का मानना था बौझाई सुबह तक आ ही जाएगी। वैसे सारे रास्ते कलुआ यही मनाता रहा था कि रूपा अपने मायके में सही सलामत मिल जाए, फिर वह उसे मना मनूकर लिवा लाएगा। ठीक है, बच्चा अपने पास ही रखे, वह उज्र नहीं करेगा। लईनिया तक पहुंचते पहुंचते बामियों में कुंडली मारे सांपों की तरह सवाल फिर से उठकर फुतकारने लगे। हे ईश्वर, रूपा जहां भी हो भली चंगी हो। हमें लगता है बच्चा उसकी बुरादरी वालों ने सौंप कहीं वह खुदकुशी न कर ली हो। क्यों भला? रह रहकर उसके अंतर में हूक उठने लगी। बच्चा हिंजड़ों को देकर कहीं नदी नाले में कूदकर मरमुरा न गई हो। इतनी कमजोर नहीं थी रूपा, जानता है वह, लेकिन उसका अपने किए गए तांडव से उपजा विश्वास हकीकत की शक्ल में कलुआ की आंखों के सामने साकार होने लगा। हे ईश्वर, मेरी रूपा को ठीक रखना। आनन फानन में सुबह के कामों से निवृत्त होकर वह रिक्शा उठाकर परमठ की तरफ निकल गया। एक मंदिर में उसे रूपा दिखाई दी, डरी सहमी सी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रूपा रूपा। डरी सहमी रूपा इतना ही सोच पाई कि कलुआ को अपने से लिपटे हुए किसी बच्चे की तरह रोते पाया। भीड़ की कैद में कलुआ ध्यान न धरते हुए अपनी ही रौ में बोलता चला जा रहा था। अरे ऐसे कोई घर छोड़कर चला आता है? यह भी नहीं सोचा पीछे हमारा क्या होगा? और तू कहाँ कहाँ भटकती फिरेगी बच्चे को लेकर? चल घर चल, और तू और तेरा बच्चा दोनों वहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, सौगंध है बाबा की। लेकिन रूपा का संशय भी मिटा नहीं था। क्या पता घर जाकर फिर से मारपीट शुरू कर दे। रोज ही उसके पास कोई ना कोई कारण होता है रूपा से झगड़ने का। वैसे रूपा के पास बचकर निकल जाने का कोई रास्ता भी शेष नहीं था। वह इसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। रात कहाँ रही? कलुआ पूछ रहा था। वह तो काम निपटाकर सीधे ही परमट आ गई थी। टेंट में एक भी पैसा नहीं था, बस पैदल ही राह थाम ली थी। यहाँ मंदिर में रूपा के पागलपन पर कलुआ को दया और गुस्सा दोनों आ रहे थे, पर इस बार उसने तय कर लिया था वह बच्ची को या रूपा के मामले में कुछ नहीं बोलेगा। जिए मरे, रखे या छोड़ दे, कुछ भी करे उसकी बला से। कलुआ बच्ची को लेकर उदार हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिर पुराने तेवरों पर उतर आए। वह सनक गया तो क्या भरोसा। संध्या पर वकील बाबू बुलाए हैं, लिखा पढ़ी के वास्ते कल कोर्ट जाना पड़ेगा। वो राजी हो गया। वह दुश्चिंता से फिर घिर गई। अगर कलुआ ने मना कर दिया तब क्या करेगी? सारी बातें तो उसके लौटने पर ही पता चलती। उसे कलुआ के लौटने का इंतजार था। आखिर शाम को उसके लौटने पर रूपा ने धड़कते दिल से वकील बाबू के घर चलने की बात कही। यह भी कहा कल सुबह कचहरी भी जाना है,
कानूनी तौर पर बच्ची को अपनाए जाने के लिए खाना पूर्ति थी जो कि कलुआ को करनी थी। पूरी बातें सुनते हुए चुप्पी साधे रहा था कलुआ। भले ही ये रूपा का पागलपन ही हो, लेकिन वह बच्चे को लेकर हठी हो गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके मन में सवाल उठता, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। बस एक बच्ची दिखती जिसमें उसके प्राण बसते हैं। वह कैसे जी रही थी, अब उसे कैसे जिंदगी का मकसद मिल गया था। जल्दी से कपड़ा बदल लो, वकील बाबू के यहाँ जाना है, कलुआ के अंदाज से बोलते हुए रूपा ने कहा। आज उसने चढ़ाई नहीं थी, अगर पीकर आता तो वकील बाबू के पास जाना मुश्किल हो जाए। वकील बाबू कलुआ की तरफ देखते बोले, भैया मुंह तो मीठा करा दो सबका। रूपा ने अपनी अंटी से खोलकर कुछ रुपए कलुआ को पकड़ा। कलुआ झट से लड्डू और समोसे लेता आया। इतनी देर में भूख भी जग गई थी। लोगों के सामने समोसे और मिठाई खाकर उनके चेहरों में तृप्ति के भाव आ गए थे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि बच्ची रूपा और मनोज को कानूनी तौर पर वारिस बनकर मिल गई थी। आज रूपा के घर सुंदरकांड का पाठ था। सुबह से ही उसके द्वारे चहल पहल बनी हुई। अब यह तो नहीं पता चल सका उन लोगों को किसने बताया रूपा के घर में पलने वाला बच्चा उनकी अपनी बिरादरी का है। सभी रूपा के दरवाजे हल्ला मचाने, बड़बड़ाते और ताली ठोकते आ धमके थे। वह समझ नहीं पाई कि उस अब वो क्या करे। हाय हाय, हमारी अमानत कहाँ छिपा छोड़ी है। एक लंबी तगड़ी औरत रूपा के ऊपर से उचकते हुए अंदर झांकने लगी। तख्त पर सो रही मधु को देख बनावटी चीख निकालते बोली, हाय राम, देखो अंदर सो रहा है हमारा जात बिरादर। अब जाकर रूपा समझ पाई उनकी मंशा तो कांप कर रह गई। मधुआ खातिर आई है क्या? रूपा ने दोनों बाहें फैलाकर अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उनकी चिल्लाहटें बंद पड़े दरवाजों में बिना दस्तक दिए ही लौटी आ रही थी। याचना भरे नयनों से उसने उनके सामने फरियाद करने जैसे अंदाज में कहा, अम्मा हमार बेटवा को न ले जाओ, हमें दे दो। हाय राम, कोई हिंजड़ा भी रखता है। हाथ नचाते हुए बड़े डीलडॉल वाली ने ठोड़ी में उंगली रखते हुए आंखें नचाते हुए कहा, अड्डे में खुद देने चले आते हैं लोग बाग। अरे खसमाणु खानी, यह तुम्हारी औलाद तो है नहीं, फिर क्यों सोग मना रही हो? उधर से गुजर रहा पढ़ा लिखा समझने वाला सुरेश भी माजरे को अटपटा सा जानकर रुक गया। दूर से देखकर उसने सोचा कि आज रूपा भाभी के यहाँ हिंजड़े नाचने गाने आए हैं। पर रूपा का भयाक्रांत चेहरा देखकर उसे कहानी गड़बड़ लगी। रूपा ने हकलाते हुए कहा, मधु को लेने आए हैं ये लोग, और फपक फपक कर रोने लगी। सुरेश गरज कर बोला, आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई अपना बच्चा नहीं देना चाहता तो आपको कोई हक नहीं बनता बच्चे को ले जाने का। कानूनी तौर पर यह बच्चा अब रूपा का है। अब तुम लोग कानून के आड़े आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, बड़ा कानून झाड़ रहा है, पुलिस क्या कर लेगी हमारा? ऐसे बच्चों के लिए सारे कानून फेल हैं जानू भैया, लाल साड़ी लपेटे एक ऊंचे कद वाले हिंजड़े ने कहा। सुरेश के समर्थन से रूपा को बल मिला। हम अपना बच्चा नहीं देंगे। हाँ हाँ, बिटिया तुम्हारी है, कोई नहीं ले जा सकता तुमसे। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाला रूपा को आश्वस्त करता हुआ बोला। उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख हिंजड़े अनाप शनाप बकते और तालियां ठोकते खिसक गए। रूपा उसके बाद थरथराती रही। लोगों की टीका टिप्पणी जारी थी। उनका मानना था आज नहीं ले जा सके बच्ची को, पर उसे लेकर ही मानेंगे। भैया, इसी तरह से उनकी बिरादरी बढ़ती है। खुद तो जन्ने से रहे हिंजड़े को। कोई कह रहा था भले रूपा के सामने वे लोग उसके हक में बातें कर रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रूपा के एक हिजड़े बच्चे को पालने के खिलाफ थे। उसके सुंदरकांड के नाम पर हुए बेहिसाब खर्चे को उसके पागलपन की संज्ञा दे रहे थे। पर रूपा बच्ची की खातिर सारी हदें पार कर सकती थी। हम आरती के पप्पा से बात करेंगे। गेस्ट हाउस के दरबान से हिंजड़ों की पहचान है। शादी ब्याह में बाहर की मोटी आसामी देख दरबान इनको खबर कर देता है। जो वसूलते हैं
उनमें से दरबान भी कुछ पा जाता है। अंतिम शब्दों तक आते आते सुभद्रा रूपा की तर्ज में बोली, ज्यादा होगा दरबान को भी ले चलेंगे हम। रूपा का धीरज वापस लौट आया था। नियत समय पर सभी लोग हिंजड़ों के डेरे में पहुंच गए। वहां जाकर यह देख रूपा को अच्छा लगा कि दरबान की अच्छी पहचान है उन लोगों से, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले हिंजड़ों से उसकी दुआ सलाम बेतकल्लुफों जैसी हो रही थी। वह सीधे इन लोगों के पास जाकर जानकी गुरु के पास पहुंची थी। 70 के ऊपर की होगी जानकी। बच्ची को कलुआ के पास छोड़कर आई थी रूपा। कहीं इन लोगों ने झटक लिया तो? जानकी ने मुस्कुराते हुए रूपा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, हम लोग जबरदस्ती नहीं छीनते बच्चों को, निशा खातिर रहो। रूपा का ढांढस बंधा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जानकी गुरु ने सुभद्रा की बात काटते हुए कहा, अरे हमारे यहाँ लोग खुद बच्चों को सौंपने आते हैं। फिर आज के जमाने में छोटे बच्चों का लालन पालन कोई आसान नहीं। हम लोगों की कमाई का ठीक से कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में बच्चा पालना इतना आसान थोड़े ही है। उनकी मंशा पैसा वसूलने की होगी। मैं पता करूंगी ये हरकत किसने की है। सुभद्रा के चलते चलते जानकी गुरु से बच्ची को आशीर्वाद देने और बधाई गाने के लिए घर आने का न्योता दिया तो जानकी गुरु हंसने लगी। कत्थे से मटमैले पड़े उसके दांत देख रूपा को मितली हो आई। जानकी गुरु ने अभय देने के अंदाज में हाथ उठाया, जैसे कह रही हो बेखौफ रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहां से चलते हुए रूपा सोच रही थी कैसे वह यहाँ आने से पहले इतनी भयभीत हुई पड़ी थी, लेकिन जिस प्रेम और अपनेपन से जानकी गुरु और उसके साथ वालियों ने उसके साथ बर्ताव किया, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रूपा या सुभद्रा ने वास्तव में किसी की भी राय हिंजड़ों के बारे में बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ही लड़ाके और बेहया किस्म के होते हैं। बसों रेलगाड़ियों पर चढ़ाते हैं, उत्पात मचाते हैं, जो नहीं देता उसके साथ बेशर्मी और बदसलूकी पर उतर आते हैं। गाली गलौज तो आम बात है इनके लिए। हिंजड़े भी अगले दिन बधाई गाने आ गए। ढोलक मंजीरा की लय पर खूब नाच गाना किया उन लोगों ने। ओए चंदा जैसे मुखड़ा, किरण जैसे हाथ। गाते गाते रूपा के हाथ में पकड़ी चावल से भरी थाली से रुपए उठाकर अपने हवाले किए। फिर थाली लेकर चावल के दाने रूपा की खोली में 2-3 बार उछाल कर फेंके। आशीषें देते हुए बाकी सारे चावल लाल साड़ी वाली को बुलाकर उसकी झोली में डाल दिए। रूपा के द्वारे जो औरतें जुट आई थीं, उसने सभी को चाय पिलाने के वास्ते रोक लिया। हिंजड़ों में नाच गाने के बहाने रूपा के घर फिर से रौनक मेला लग गया। वैसे भी रूपा आव भगत करने में दिल खुश है। कलुआ को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन उसकी जेब से कुछ चला जाता है। एक औरत चुटकी लेते हुए बोली, एक हिंजड़े के पास जाने की ही कसर रह गई थी, वो भी आरती की अम्मा ने पूरी करवा दी। औरतों में हंसी मुखरित हो आई। रूपा सबसे बेखबर सबके चाय नाश्ते में व्यस्त थी। कलुआ दंपत्ति भी बच्ची संग रौनक मेला का हिस्सा बने हुए थे। घूमते घामते ये लोग एक दिन दुर्गा पूजा के पंडाल में आ गए। सामने देवी दुर्गा की भव्य प्रतिमा सजी। कलुआ उस भीड़ में किसी महिला से टकरा गया और उसके बाद लड़ाई हो गई। इस बीच वह बच्ची कहीं गायब हो गई। कलुआ भी हतप्रभ सा इधर उधर देखता रहा। रूपा भी कम हैरान नहीं थी कि बच्ची इतने कम समय में कैसे और कहाँ चली गई। बीबी जी के सामने हाथ जोड़ माफी ही तो मांगी थी उसने, और कलुआ के लिए वापस ही तो आई थी। रूपा का विलाप लोगों के कलेजे को दहला देने जैसा था। ऐसी जगह से बच्ची को कोई चुरा ले गया। उई माँ, एक आदमी ने अपना ज्ञान झाड़ा। ऐसी जगहों से तो बच्चे गायब होते हैं। बेड़ा गर्क हो हरामजादे का। कोई पुलिस को खबर देने का मशवरा कर रहा था। वैसे भी पुलिस वालों का रवैया उन लोगों के प्रति ठीक नहीं था। बच्चों को अकेला छोड़कर उड़ाने का न्योता तो तुम ही लोग देते हो। अरे संभलते नहीं है तो पैदा ही क्यों करते हो। रूपा गुस्से से भरकर अपने आप को पीटने लगी। रूपा को नजर खा गई। कोई कहता रूपा के बच्चे के अगवा हो जाने से उत्पन्न दहशत का दंश वहां खड़े नौनिहालों के अभिभावकों के चेहरे पर फैलते देर नहीं लगी थी। एक आदमी बड़बड़ा रहा था, आज से बच्चों का बाहर खेलना घूमना बंद। बहुत सोच विचार के बाद
अपने को पढ़ा लिखा समझने की आशंका जताते हुए किसी ने पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। सुराग अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले ने बड़े रहस्यमय ढंग से कहा, पुलिस के हाथ में कोई सूत्र आ जाए, उसी से पड़ताल करती अपराधी तक पहुंच जाती है, सुराग लगाती। बिटवा को कहीं हिंजड़ा तो नहीं ले गए? बाबूराम की मेहरारी बोली। अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले की बात का दो एक लोगों ने समर्थन किया और आनंद फामनन में रूपा कलुआ को साथ लेकर 4-5 लोगों का दल निकल गया। रूपा अपनी छाती पर 2 हत्थड़ मारती फिर से रोने लगी। इस तरह उसे रोता देख एक सिपाही का दिल संवेदना से पसीज उठा। बच्चे में भले दोष हो, लेकिन उसकी माँ की ममता थोड़े ही मर जाएगी। अरे गोद लिया बच्चा है, अपना थोड़े ही है, उसी लड़के ने कहा, जिसने हिंजड़े के बच्चा होने की बात असलियत पुलिस वालों को अवगत कराई थी। यह जानकारी उन्हें चौंका गई। जब अपन पेट जाई नहीं है तो फिर इतना रोना पीटना, जैसे इसे गोद लिया, किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेना, इस हिंजड़े में क्या रखा है? सिपाही का लहजा व्यंग्यात्मक था। चीख उठी थी रूपा। उसका आर्तनाद सुनने वालों के कलेजे को चीर गया था। ठीक है, तुम लोग जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, पुलिस अपना काम कर रही है। रूपा को कोई सुध नहीं थी। रो रो कर उसके गले से मिमियाने जैसे स्वर निकल रहे थे। आंखें मरुस्थली जैसी हो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मधु की अनुपस्थिति उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कलुआ तो वैसे भी दंश खाए सांप की तरह से चुप्पी साधे पड़ा था। अंदर अचेत सी रूपा बेंच में पड़ी हुई थी। सुभद्रा ने पुकारा तो होठों में हल्का कंपन हुआ। इतना मोह बना लिया है बच्ची से, जो अपने को खत्म करने पर उतारू हो गई। अखबार के प्रथम पृष्ठ का शीर्षक था, इस बार भी 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी। रोशनी रहाणे प्रदेश में शीर्षक स्थान पर रही। उसने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर महाराष्ट्र में इतिहास रचा। गली मोहल्ले में जहां देखो रोशनी के ही चर्चे हो रहे थे। कोई खबरी चैनल आकर उसका साक्षात्कार लेते हुए सजीव प्रसारण कर रहे थे अपने अपने टेलीविजन चैनलों के लिए। उसके डेरे की जहाँ वह रहती थी उसका वीडियो बना रहे थे। उसके रहन सहन का कोलाज दिखा रहे थे दर्शकों को। रोशनी ने अपनी बिरादरी वालों का सिर आज गर्व से ऊंचा कर दिया था। रज्जू भी आज फूली नहीं समा रही थी। उसकी बेटी ने आज वो कर दिखाया जो उसकी बिरादरी में आज तक किसी ने नहीं किया। तालीम हासिल करना तो एक सपना ही है उनके लिए। 5-6 दर्जे तक कोई पढ़ गया तो गनीमत, नहीं तो अपने पुश्तैनी धंधे में तो लगना ही है। कोई चाहे पढ़े या न पढ़े, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। रोशनी की लियाकत देख रज्जू ने भी गांठ बांध ली कि वह रोशनी को पढ़ाएगी, ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएगी, उसे काबिल बनाएगी। जिस समाज ने उसको ठुकराया है, रोशनी उसके जीवन के लिए एक अनिवार्य अंग बन जाएगी। बहुत बड़ा सपना पाल लिया था रज्जू ने। सपने देखना तो इंसान की फितरत ही है। दरअसल रज्जू ने बचपन से ही रोशनी को अपनी बिरादरी के उसूलों की बंदिशों से दूर रखा है। डेरे के नियम कानून से अलग माहौल उसके लिए बनाया है, जिसे रोशनी ने भी खूब अपना लिया है। उसे नहीं मालूम उसके माता पिता कौन हैं। उसे भी और बच्चों की तरह डेरे में उसके माँ पापा छोड़ आए होंगे, यही समझती रही थी वह। लेकिन रज्जू मौसी ने उसे हकीकत से रूबरू कराया था कि उसे तो चुरा कर लाए थे लड़की समझकर, पर वास्तविकता सामने आई तो उन्हें वापस सौंप दी जिन्होंने उसे अगवा किया था। भला हो रुखसार बेगम का, जिसने उन दुष्टों से उसे लेकर डेरे में छोड़ दिया। अभी छोटी ही थी जब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि वह लड़की जैसी है पर लड़की नहीं है। तो क्या है? उसके कोमल मन में बिजली की तरह सवाल कौंधा। रज्जू मौसी को लगा था यही समय है जब इसे बताना चाहिए कि असल में वह कौन है, डेरे में रहने वाले सब कौन है। रज्जू मौसी ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया था, कहीं बच्ची का अंतर मन आहत न हो जाए। बड़े तरीके से समझाया था। उसकी पहचान सिर्फ एक शब्द हिंजड़ा तक होकर रह गई है। इन हिंजड़ों की अपनी ही दुनिया होती है। यहाँ इनके अपने कानून और रीति रिवाज चलते हैं, जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अबोध रोशनी के मन में सबसे पहले यही बात आई थी, उन्हें क्यों अलग किया जाता है? कौन सा पाप उनसे हुआ है जो उनके माँ बाप से बिछड़ने की सजा उन्हें दे दी जाती है? निर्मला गुरु दूरंदेशी और सरल स्वभाव की थी।
उसने रज्जो को अपने मन मुताबिक करने की पूरी छूट दे दी। रोशनी के वास्ते रास्ते वह किसी का भी रोड़ा नहीं बनने देगी। रोशनी ज़हीन थी, सबको लगता था जरूर अच्छे कुल की होगी। बचपने से ही रोशनी का रुझान पढ़ने लिखने में था। हर दर्जे में अव्वल आना या विद्यालय की किसी भी सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रहना रोशनी के लिए मानो शगल था। वैसे तो डेरे के बाकी लोग भी अच्छे घर परिवार से ही थे। उन लोगों के माँ बाप अपने से अलग न करते तो आज उनकी भी कहीं माकूल जगह होती। आज प्रदेश में उसने उच्च स्थान प्राप्त किया था। एक बहुत बड़े समझे जाने वाले सबसे बड़े स्कूल में उसका दाखिला हो गया था। राज्य सरकार ने उसके लिए वजीफे की घोषणा कर दी। किताबें कापियां सब कुछ निःशुल्क। कुछ एक सामाजिक संस्थाएं भी रोशनी को प्रोत्साहन देने की गरज से आगे आ गईं। रोशनी भी सब कुछ भूल भुलाकर अपने भविष्य को एक दिशा देने में जुट गई थी। घर आकर वह रज्जो मौसी से स्कूल या बाहर की सारी बातें साझा किया करती थी। किसने क्या कहा, किस सिस्टर ने क्या पढ़ाया, किस कॉपी में उसे गुड मिला, किसमें उसे शाबाशी दी, सारी बातें वह रोशनी मौसी को बताया करती थी। आज इस मौके पर रोशनी को रह रहकर अपने माँ बाप की यादें खूब तड़पा रही थी। आज अगर वह सामने होते या फिर वह उनके पास होती तो शायद वह बहुत खुश होते। हर माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं। रोशनी समझ रही थी। उस दिन रोशनी का मन भी बड़ा उद्वेलित हो रहा था अपने जन्मदाता के बारे में सोचकर। आखिर वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, अनाम से सवाल थे जो रोशनी के मन में घुमड़ते रहते, जिसका जवाब न उसके पास था न और कहीं से मिलने वाला था। जब भी सोचती बेचैनी सी तारी हो जाती, जानने सुनने चली जाती, कभी निर्मला गुरु के पास तो कभी रुखसार बानो के पास। उस दिन भी रुखसार बानो इतना ही बता पाई थी कि उसे चुराने वाले 2 लोग थे। बहुत याद करने पर एक का नाम याद आया था, मुन्ना। दूसरा कौन था बता नहीं पाई थी। मुन्ना को वह पहले से जानती थी। बच्चों का पुराना उठाईगीर था, कमाठीपुर के कोठों में आता जाता था, उन्हीं से उसका धंधा चलता था। रज्जो मौसी बताया करती है कि जब वह उसके पास डेरे में आई थी तो महज 5-6 महीने की रही होगी। जैसे कि बिरादरी के बाकी सदस्यों के साथ घटित हुआ है, कोई उन्हें अपने घर पर रखने के लिए राजी नहीं होता, गोया कोई पराया हो, सिवाय जन्म देने वाली माँ के। अगर वह भी अपने माँ बाप संग होती तो किसी न किसी दिन उसके साथ भी यही कहानी दोहराई जाती। वह जैसे ही कुछ बड़ी होती उसे छोड़ जाते किसी डेरे में। रोशनी की नविता से मित्रता बहुत जल्दी प्रगाढ़ता में बदल गई। नविता का व्यवहार उसके प्रति आश्चर्यजनक रूप से औरों से बिल्कुल अलग था। उसके लिए नविता की दोस्ती रोशनी के पीछे उसे टोकते भी थे, पर वह सुनी अनसुनी कर देती थी। नविता उसके साथ अपना टिफिन भी शेयर करने में कोई उज्र नहीं करती। वैसे रोशनी के तौर तरीकों और बातचीत के सलीके से कोई उसे हिजड़ा नहीं समझ सकता था। वह बहुत ही शांत और सौम्य थी। उसकी परवरिश जरूर उस बिरादरी में हुई थी, लेकिन वहां की आबो हवा तक उसे नहीं छू पाई थी। रज्जो मौसी बताया करती हैं कि रानी चाची का पिता पूरा जल्लाद था। 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। जब बाप को पता चला कि बेटी नहीं हिंजड़ा हुई है तो संतान की जचगी में घुस गया और रानी को पकड़ जमीन पर उठाकर पटकने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डॉक्टरनी और नर्सों के आ जाने से उसे पटक नहीं पाया। माँ इसकी चिंता में रात दिन रोती रहती थी। अपने पति की लानतें अलग सुनती। जब उसे लगा इसका बाप इसको छोड़ेगा नहीं तो अपने मायके में छोड़ आई थी। यह सोचकर चलो जिंदा तो रहेगी, बाद में मायके वाले उसे हिजड़ों के पास छोड़ गए थे। जितने भी लोग थे यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया था, सबको कोई ना कोई यहाँ पर छोड़ कर गया। पढ़ाई लिखाई में रोशनी बहुत होशियार थी। वह बराबर हर विषय में बाजी मार रही थी। अपनी सफलताओं को देख उसे अब डर लगने लगा था। एक दिन उसने अभिज्ञान सर से अपनी आशंका जाहिर भी कर दी। दरअसल अभिज्ञान सर उसमें और बच्चों से कहीं ज़्यादा रुचि लेने लगे थे और हमेशा अपने विषय से इतर भी कुछ उन्हें मालूम होता रोशनी को बताकर उसकी जानकारियों में और ज़्यादा इजाफा करना चाहते थे। रोशनी उनसे खुल भी गई थी
और निसंकोच अपनी विषयानुकूल समस्याओं का समाधान अतिरिक्त समय में वहां जाकर कर लिया करती थी। सर ने उसकी बात पर उसे बढ़ावा देने के अंदाज में कहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। रोशनी हैरान रह गई। देखो बेटा, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर कम से कम क्लासरूम में तो है नहीं, इसे तुम अपने अंतर्मन में स्वीकार कर चुकी हो। वैसे हेल्दी कंपटीशन बच्चों में होना चाहिए। असल में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा खुद तुमसे है। तुम ही असली कॉम्पिटिटर हो अपनी। मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत हैं तुम्हारे फ्यूचर की सक्सेस के। समझने न समझने के अंदाज में वह गोते खाने लगी। मौसी, तुम न मिली होती तो मेरा क्या होता। जो तेरे नसीब में लिखा है ना बेटा, उसे कोई बदल नहीं सकता। अपना काम करती रह, मैं रहूं न रहूं, तू न डोलना कभी। रोशनी की आंखों में नमी उतर आई। जानती है वह, रज्जू मौसी ने माँ की तरह परवरिश ही नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी उसके बेहतर के लिए लगा दी। वरना इतनी महंगी पढ़ाई कराना हर एक के बस की बात थोड़ा ही है। अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही है, पर उसके लिए अमीर बन जाती है। वह कहे ना कहे, पर मौसी के पास जाने कौन सा यंत्र है जो जान जाती है उसकी ख्वाहिशों के बारे में। मलाल सा घुलने लगा था, लेकिन रज्जू मौसी ने फौरन उसे अपने से अलग किया, जैसे टोह लिया उसके अंतर की पीड़ा को। चल, अभी तुझे पढ़ना है, अपनी प्रैक्टिस कर। हाँ, एक बात और। एक पल को रुकी रही रज्जो फिर बड़ी सहजता से कहा, आज मैंने नृत्यशाला जाकर बात की है, तू कल से चली जाना। नाच की बारीकियों को अच्छे से समझा कर तेरी तैयारी मजबूती से करा देंगी बहन जी। पहले जो सीखती रही थी। रोशनी ने भोलेपन से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। पिछले बरस की बात है जब रज्जू ने छुट्टियों में रोशनी का दाखिला नृत्यशाला में कराया था। 3 महीने लगातार जाती रही। इतनी कम अवधि में जितना जान सकती थी उतना वह अच्छे से कर लेती थी। रज्जू को लगा होगा जिस नृत्य पर वह नृत्य करने जा रही है, उसकी तैयारी वहां जाकर अगर करती है तो उसका नाच भी जरूर बहुत बढ़िया होगा। एक दिन हालातों से जूझते जूझते रज्जू मौसी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद रोशनी को रज्जू मौसी की मृत्यु का मुआवजा मिल पाया था, जबकि सरकारी मातहतों का नरम रुख और सहानुभूतिपूर्ण रवैया जब तक मुआवजे का चेक रोशनी के हाथों में नहीं आ गया बराबर बना रहा था। दरअसल इस मामले में आई अड़चनें सुल्ताना की तरफ से खड़ी हुई थी। वह तो गुरु बन जाने के बाद न सिर्फ निर्मला गुरु का मुआवजा बल्कि रज्जू की रकम को भी हथियाने की फिराक में थी, जो शायद उसे मिल भी जाना था। पर रोशनी के स्कूल प्रमाण पत्र में रज्जू मौसी का रोशनी के अभिभावक के रूप में नाम लिखा होने की वजह से पासा पलट गया था। अखबारों में छपे समाचारों ने भी दोनों के आपसी संबंधों की पुष्टि कर दी थी। हालांकि सुल्ताना ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, पर रोशनी का दावा इतना पुख्ता था जो सुल्ताना चारों खाने चित हो गई। जबलपुर से मुंबई आ रही महानगरी का भुसावल के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपके रिश्तेदार रज्जू रहाणे और निर्मला त्रिपाठी दोनों खत्म हो गए। रोशनी को यकायक महसूस हुआ था कि वह ठोस फर्श पर नहीं खड़ी बल्कि त्रिशंकु बन गई है। निर्मला गुरु के समय रोशनी डेरे के पारंपरिक धंधों से पूरी तरह असंपृक्त थी। डेरे के कायदे कानून उसे छू तक नहीं गए थे। रज्जू मौसी की जिम्मेदारी थी। रोशनी और निर्मला गुरु ने कभी कुछ भी मांग नहीं रखी थी, बल्कि अक्सर रोशनी की पढ़ाई को लेकर वह खर्चा भी दिया करती थी। डेरे के अन्य लोगों ने रोशनी का पक्ष लेते हुए सुल्ताना का विरोध भी किया, लेकिन उनका रोष सुल्ताना के अहम के आगे पलीते में आग लगने के बाद खुस्त सामान्य सिद्ध हो गया। रोशनी अभी बच्चा है और पढ़ती है, जैसे पहले से होता आ रहा है। डेरा ही उसकी जिम्मेदारी संभाले हुए था। आगे भी उसके लिए यह नियम लागू रहना चाहिए और उस पर होने वाला खर्चा डेरे को ही वहन करना चाहिए। रानी ने जब यह मुद्दा उठाया तो सुल्ताना भड़क उठी थी। उसने अपना फरमान सुना दिया था, वह अपने लिए पढ़ती है, डेरे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना उसने अपने लिए, कमाए धमाए और पढ़ाई का खर्चा करे या उड़ाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, अब उसे अपनी कमाई का हिस्सा देना पड़ेगा। सुल्ताना ने रुखाई से रोशनी को अगले दिन से धंधे में जाकर कमाई करने की हिदायत दे डाली थी। इतना ही नहीं,
अगर रोशनी इन सब से बचने के लिए अड्डे से भागी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उसने रानी को भी रोशनी का पक्ष लेते देख रोज के रोज अपना हिस्सा देने का हुक्म जारी कर दिया था। रानी का मुश्किल से उस गुमटी में खर्चा चलता था। एक हिस्सा गुरु को सौंप देने पर कितना बचेगा जिससे वह अपना गुजारा कर लेगी। मतलब यह है कि जिसने भी रोशनी के लिए मुंह खोला उसे सुल्ताना के कोप का भाजन बनना पड़ा। जो डेरा वहाँ के बाशिंदों को घर जैसे माहौल का एहसास कराता था, आज सुल्ताना की तैमूरी बादशाहत सरीखा हो गया था। रोशनी को सुल्ताना ने अपनी चंडाल चौकड़ी के हवाले कर दिया था। उसे अपनी तरह से नचाने की पूरी छूट भी दे दी गई थी। रोशनी के साथ उनका बेहद अपमानजनक बर्ताव था। उन चारों ने उसे गरियाते धकियाते मुंबई सेंट्रल से चलने वाली एक लोकल रेलगाड़ी में वसूली करने के लिए चढ़ा दिया था। इतना ही नहीं, सारा दिन उसके साथ रहकर उसे प्रताड़ित करती रहीं। रोशनी को जरा समझ नहीं आ रहा था वह कैसे इस काम को सिरे तक पहुंचाएगी। उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि उसकी बिरादरी वाले इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। वह देख रही थी छाया, लक्ष्मी, तरन्नुम सबको भीख मांगते या फिर अपनी ऊंची हरकतों से पैसा वसूलते। उनके चेहरे के हाव भाव और आंखों के गंदे इशारे करते देख रोशनी को घिन आने लगी थी। कैसे कर सकेगी वह यह सब कुछ? कमाएगी धमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? पढ़ाई में ढेरों पैसा लगता है, कहाँ से आएगा? मेहनत हम करें और मौज यह लूटे। अरे गनीमत समझो, सुल्ताना गुरु के डेरे में बने रहने की जगह दी हुई है। सुल्ताना की ओर खुशामदी नजरें डालते हुए लक्ष्मी ने कहा। रोशनी की परीक्षाओं को देखते हुए रानी ने भी एक दिन सुल्ताना को जाकर कह दिया, कुछ ही दिनों की बात है, इम्तहान पूरे हो जाएं तो धंधे पर चली जाएगी। अच्छा है तो मुई ने अब तुझे भेज दिया। सुल्ताना एकदम भड़क गई। रानी को ये खरी खोटी सुना दी उसने, लेकिन रानी ने भी हार नहीं मानी। गुरु महारानी, सारे साल की पढ़ाई का सवाल है, इम्तहान खातिर छोड़ दो बस। रानी का लहजा मिन्नत भरा हो आया था। स्कूल जाने की छूट दे दी समझो बहुत है। डेरे का हर प्राणी धंधा करेगा। मुझे किसी की तुनक मिजाजी पसंद नहीं। जो कह दिया सो कह दिया, यह सुल्ताना का अंतिम निर्णय था। पर यह भी इतना आसान नहीं था। ऐसा करने से सुल्ताना के लिए बगावत ही होती। आखिर हिम्मत करके रानी ने अपने क्षेत्र के विधायक से जाकर बात की। उसने तो कुछ किया नहीं, अलबत्ता रानी और रोशनी पर सुल्ताना का क्रोध कहर बनकर टूट पड़ा। रानी को तो रातों रात डेरे से गायब कर दिया। कहाँ भेजा, क्या हुआ उसके साथ, कानों कान कोई खबर नहीं लगी। और रोशनी, उसका तो स्कूल जाना बंद हो गया। रोशनी रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी अनुनय विनय का सुल्ताना पर कोई असर नहीं पड़ा। नविता को खबर लगी तो वह कुछ बच्चों को साथ सर को लेकर उसके डेरे में पहुंची। उन सब ने सुल्ताना से बात की। बड़ी ना नुकुर के बाद वह राजी हुई, लेकिन अपना फरमान जारी करते हुए कि धंधे से उसकी तरफ से कोई कमाई नहीं हो पा रही है, जैसे भी हो उसे कमा कर लाना होगा। रोशनी ने भी वादा किया कि वह पूरी मेहनत करेगी। सबके चले जाने के बाद उसने रानी चाची के बारे में पूछा तो सुल्ताना के चेहरे में कुटिल मुस्कान छिपकलियां मानिंद रेंग गई। जो हमारे साथ बगावत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बस इतना ही जान लो, गिरह बांध लो इस बात की। रोशनी कांप गई। रानी चाची का एक साथ मिला था, वह भी किन्हीं अंधेरी कंदराओं में दफन हो गई। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। रोशनी का कोप उसने अपने ऊपर ले लिया। ऊपर न बोलती विधायक से तो कुछ भी न बिगड़ता। बड़ी हिमायतन बड़ी फिरती थी। देख लिया क्या हशर हुआ। सुल्ताना के पिछलगू दृष्टिकोण सा मुंह बनाते हुए बोली थी। रोशनी ने तो ओठ ही सिल लिए थे अपने। बेचारी चाची न जाने कहाँ और किस हाल में होगी। रानी चाची के ख्यालों ने रोशनी को बुरी तरह से आहत कर दिया था। एक दिन रानी ने कहा था, मैं तुम्हारा साथ कब तक दूंगी, मैं लंगड़ी लाचार हूँ, तू सुल्ताना के नज़दीक जा। ठीक है, तेरा स्वभाव तुझे इसकी परमिशन नहीं देता, पर तभी तू कुछ मन की कर पाएगी। रोशनी ने सुल्ताना की चौकड़ी के बारे में सोचा। इन सब में उसे सलीमा याद आई। उसने बहुत जल्दी ही सुल्तानामयी माहौल में अपने आप को ढालकर उसका भरोसा जीत लिया था।
समय की नज़ाकत को देखते हुए भी उसे बदलना होगा, ऐसा रोशनी ने सोचा। अगर सलीमा उसका साथ दे दे तो वह भी अपने प्रति सुल्ताना के रवैये को बदलने में कामयाब हो सकती है। फिर यह इतना आसान नहीं। सच तो यह है कि सलीमा का सुल्ताना के लिए विश्वास पात्र बनने के पीछे उसका डर था। उसके भय को ख़त्म करने के लिए वह सुल्ताना की चमचागिरी पर उतारू हो गई थी। अगर रोशनी अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती है तो उसके लिए सुल्ताना का आधिपत्य सशर्त स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। ऊंची तालीम बिना धन के संभव नहीं और बिना धन त्यागे वह सुरक्षित नहीं। यह डेरा अब उसके गले की हड्डी बन गया था, जिसे न तो निगला जा सकता था न उगला जा सकता था। जलालतों को झेलना अब उसके लिए चोली दामन के जैसा हो गया था। यह तो तय था, डेरे में रहकर सुल्ताना के मंसूबों के आगे वह निशस्त्र थी। एक चाची थी जो उसका सहारा बनकर सामने आई थी, उसे भी कहीं ठिकाने लगा दिया। एक तो अधूरे शरीर से अपनी हीनता को ढोने का अभिशाप और दूसरे विपरीत बह रही लहरों के विरुद्ध चलने में आ रही बाधाएं। मुश्किल ही नामुमकिन सा था कुछ कर दिखाना। सलीमा रोशनी से 4-5 साल बड़ी थी। उसने रोशनी को समझाया कि सुल्ताना के नज़दीक जाना रोशनी के लिए आवश्यक है। यदि वह सुल्ताना के नज़दीक नहीं जाएगी तो फिर उसका यहाँ रहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सुल्ताना ने रोशनी को स्वीकार लिया था। रोशनी सुल्ताना के कृपापात्र बनने में अपने आप को पूरी तरह से झोंके दे रही थी। वह अब डटकर हर असंभव का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी थी। कुछ समय बीतता है। उसके पश्चात एक दिन बोलेरो का दरवाज़ा चालक ने जैसे ही खोला, बरामदे में खड़े तो कुछ परस्पर खुश गप्पियों में मशगूल लोग एकदम चैतन्य हुए, क्योंकि डीएम महोदया की गाड़ी आ गई थी। आगंतुक एक नवयुवती थी जिसकी उम्र का अंदाज़ा वहाँ लोगों ने 24-25 के दरमियान लगाया। गुड मॉर्निंग मैडम की आवाज़ से सारा गलियारा गूंज उठा। तमाम अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते चेहरे की भाव भंगिमा से शुक्रिया जाहिर किया। वैसे मैडम के पहरावे में सादगी भरा अभिजात्य था। सौंदर्य प्रसाधन या फैशन उसे जरा भी छू नहीं पाया था। मैडम ने सभी गणमान्य लोगों की एक साथ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मैडम की भारी आवाज़ गूंज रही थी। वो आवाज़ भारी होने के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाली थी। आप सबको मेरे बारे में मालूम है, लेकिन मैं स्वयं अपने बारे में आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। आप सब अपने महकमे के तजुर्बेदार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से सजग, अपने देश शहर की सेवा में दिलो जान से लगे हुए हैं। आप सभी की कार्यशैली के बारे में मैं जान चुकी हूँ, लेकिन जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ, उसे मैं स्पष्ट रूप से स्वीकारते हुए कहती हूँ कि मैं बहुत ही साधारण और निकृष्ट समझी जाने वाली बिरादरी किन्नर का एक नुमाइंदा हूँ। मैं रोशनी एक किन्नर हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन मैं स्वयं आपसे मुखातिब होना चाहती थी। पूरी सभा में सनाका खिंच गया था। किसी के पास कुछ बोलने को नहीं था, लेकिन जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, रोशनी के छोटे से वक्तव्य से वे अभिभूत थे। रोशनी ने अधिकारियों की कमज़ोर नस पर प्रहार किया। कुल मिलाकर एक एक अधिकारी के पसीने वातानुकूलित कक्ष में होने के बावजूद छूट रहे थे। जल, बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभागों के नुमाइंदों के होश फाख्ता हो गए थे। जिसे लड़की नहीं एक छक्का जानकर सीधी सादी समझने की भूल कर बैठे थे, वो सबके छक्के छुड़ा रही थी। सच बात थी, यहाँ इस शहर में आने से पहले उसने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। कानून व्यवस्था पर हुई नाकामियों के सारे चिट्ठे उसने खोलकर उनके सामने रख दिए थे। रोशनी सोचने लगी कि अगर मौसी आज होती
तो गर्व से आसमान छू रही होती। कितना कुछ बदल गया है। यूपीएससी या उस जैसी अन्य समकक्ष परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिला। उसके जैसे कुछ एक लोगों ने अपनी काबिलियत के बल पर सुखद परिणाम भी दिए। कलकत्ता में उसके जैसी ही एक किन्नर जिला मजिस्ट्रेट है। बिलासपुर में शैली राय फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करके उसी समाज में अच्छा काम कर रही है जिन्होंने उसे निकाल कर बाहर किया था। तमिलनाडु में एक किन्नर पुलिस सब इंस्पेक्टर है। रोशनी को ताज्जुब होता है, ऐसे तृतीय लिंगी बच्चों को उनके माँ बाप क्यों त्याग देते हैं? क्या समाज के डर से? समाज को क्या भय है हम लोगों से? क्यों नफरत करता है यह समाज अपने ही लोगों से? सोचते हुए रोशनी सभा कक्ष से निकलकर अपने कक्ष में आ गई। कुर्सी पर बैठने से पहले उसने मौसी और निर्मला गुरु की मेज पर रखी फ्रेम जटित फोटो को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर पैर छू लिए। आज डीएम कार्यालय में उसका दूसरा दिन था। आज भी रोशनी कुछ विशिष्ट कामों में लगी हुई थी। रोशनी जानती है मुंबई सेंट्रल में प्रशासन ही नहीं वरन पूरे शहर को खबर है कि हिंजड़ों के टोले की एक किन्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई है। जैसे 10वीं में पूरे प्रदेश में अव्वल आने पर अखबार वालों ने उसका समाचार खूब जोरों पर उछाला था, वैसे ही उसके डीएम बनने की खबर भी खूब जोर से छापी थी। पर इस मामले में अपनी कार्रवाई को वहीं रोक देना होगा। हाँ, स्टे मिल सकता है जिसकी कोई सीमा रेखा तय कर दी जाएगी। सुल्ताना ने अपना डेरा छोड़ देने का फैसला किया था। उसका डेरा उजाड़ने के लिए पुलिस वाले आ गए थे। तब वह डीएम रोशनी को कांटेक्ट करती है, उससे राब्ता करती है। उसके पश्चात सुल्ताना डाकू को, अर्थात रोशनी उसे सुल्ताना डाकू के नाम से पुकारा करती थी, उसकी मदद करने का फैसला करती है। पुलिस की मदद से जल्दी ही वह उस जगह को छोड़ने में उनकी मदद करती है और एक ठीक ठाक जगह पर उन लोगों को स्थापित करा देती है। और साथ ही रोशनी मुआवजे में मिले हुए बचे हुए अपने उन पैसों को भी सुल्ताना को सौंप देती है, जिसके माध्यम से वो वहाँ पर अपने रहने खाने की व्यवस्था कर सके। इसके पश्चात रोशनी अपने गुमे हुए माता पिता को खोजने की कोशिश करती है। वह पुलिस में जाकर कहती है कि क्या किसी ने अपने किन्नर बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई है। कभी वो सोचती है कि क्या कोई किन्नर की रिपोर्ट लिखाता भी होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि आज से 25 बरस पहले उसे अगवा कर लिया गया था। कहाँ से, वो जानना चाहती है। बस मुन्ना ही एकमात्र सूत्रधार है उस कहानी का। आज पुलिस वाले उसमें मुन्ना से उसे मिलाने वाले थे। माँ बाप से मिलने की अकुलाहट ने रोशनी को व्यथित कर दिया था। वहाँ उनसे मिलने की कल्पना में वो बेहद विभोर हो गई थी। धीरे धीरे पुलिस मुन्ना के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि रोशनी के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ उसके वियोग में पागल हो गई है। तत्काल सब इंस्पेक्टर केस से संबंधित टिप्पणी लिखी हुई इस फाइल को रोशनी के सामने कर देता है। उस पर तिथि पड़ी हुई थी 31 जुलाई 1993। संभवतः याचककर्ता की सामाजिक मान मर्यादा और रसूख की नगण्यता को देखकर पुलिस विभाग ने उस पर चुप्पी साध ली थी। महज औपचारिकता की पूर्ति करते हुए उसे उस फाइल को बंद कर दिया था। किस जगह से बच्ची का अपहरण हुआ था, समय, तारीख और स्थान सब कुछ दर्ज था। आंखों में उतर आए लवण को, तलछट को परे करते हुए उसकी नज़र अपहृत बच्चे के नाम पर गई तो उसे अपना समूचा अस्तित्व हवा में खंडित होता सा जान पड़ा। आगे घटना की तहरीर लिखी हुई थी मधु वाल्मीकि, उम्र 4 माह, लिंग हिंजड़ा, वल्द मनोज कुमार वाल्मीकि, निवासी 110/3 रंजीत नगर, रेलवे लाइन, कानपुर, अपनी पत्नी श्रीमती रूपा वाल्मीकि के साथ शास्त्री नगर स्थित दुर्गा पूजा देखने गए थे। भीड़ भाड़ अधिक होने से वहां अचानक धक्का मुक्की हो गई, जिससे मनोज वाल्मीकि का एक स्त्री से झगड़ा हो गया। रूपा वाल्मीकि यह देख बच्ची को एक कोने में
पड़ी मेज पर लिटाकर पति को बचाने के लिए दौड़ी। रूपा ने झगड़े को खत्म करने के लिहाज से स्त्री से माफ़ी मांगी और आदमी के संग जब वो मेज के पास पहुंची तो वहां से उस बच्ची को नदारद पाया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। इसके बाद उन दोनों के ऊपर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना मात्र से रोशनी से हर गई। मन इस कदर उद्वेलित हो आया, किंतु उठकर अपने माँ पापा तक पहुँचने के लिए वह कुर्सी से खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर यादव रोशनी की दशा देखकर मुस्कुराया। कहाँ वह फाइल लौटा रही थी और कहाँ अब वह अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। धीरे धीरे दिए गए तथ्यों का पीछा करते हुए वो सुभद्रा दादी तक पहुंच जाती है। सुभद्रा दादी एक अधेड़ हैं। अधेड़ महिला ने अपना हाथ रोशनी की पीठ पर रख दिया। उसने पीछे मुड़कर महिला को देखा। आंसुओं से तरबतर चेहरा दिखा रोशनी का। उस अधेड़ स्त्री के मन का संशय बिल्कुल से धुल गया और बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया, मधु, मधु बेटा। रोशनी की मूक अभिव्यक्ति ने सब कुछ कह दिया था। बावरी हो आई अधेड़ औरत बाहर निकल आई और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे देखो लोगों, देखो कौन आया है, ये है रूपा की मधुआ। हाँ हाँ मधुआ। इसके आगे वह कुछ नहीं कह पाई। उसका गला रुंध गया और आंखों से आंसू झरने लगे। तभी भीड़ में से कोई शोधा चिल्लाया, अरे सुभद्रा दादी पागल हो गई है क्या? मधु कहाँ से आई? सुबह की चाय पर रानी चाची ढेर सारी अखबार रोशनी को पढ़ने के लिए दे जाती थी। आज भी मेज पर पूरा अखबार का बंडल पड़ा हुआ था। वो सरसरी तौर पर सभी खबरें पढ़ती, शायद उसकी माँ के बारे में कोई खबर निकल आए। अचानक ही आज वो एक खबर देखती है जहाँ पर कोई नवजात बच्चे को फेंक गया है और वो किन्नर बच्चा है। वो कुत्तों से बचाकर पुलिस वाले उसे अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। यह देखकर रोशनी के दिमाग में एक फितूर उठता है। वो दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है और उसने उस किन्नर बच्चे को गोद ले लिया। उसका वकील, सिविल जज, सिटी मजिस्ट्रेट भार्गव, पुलिस सुपरिंटेंडेंट सभी उस अस्पताल में मौजूद थे। सारी कार्यवाही बच्चे के गोद लेने से संबंधित वहीं पर हुई। महिला डॉक्टर कुलकर्णी ने बच्चे को रोशनी के हाथों में देते हुए बधाई दी तो रोशनी बच्चे की ओर देखते हुए बस इतना ही कह सकी, स्वागत है आपका मेरे नन्हे दोस्त। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको इससे किन्नर समाज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः धन्यवाद।